वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फादर्स ऑफ एजुकेशन ग्रुप। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो लेंस, प्रिज्म, मिरर वगैरह पढ़ लिया हम लोगों ने, ह्यूमन आई पढ़ी, डिजेस पढ़ी। अब हम लोग देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ह्यूमन आई है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। तो किसी भी जो भी वस्तु होगी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसका प्रतिबिंब बनाया जाएगा और वस्तु या प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर एक कोण बनाते हैं जिसे हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अब ये वस्तु हमारे नेत्र पर कोण बनाती है अल्फा और इसका इमेज बनाया गया किसी माइक्रोस्कोप के द्वारा और इसका इमेज बन जाता है इस तरह से ए डैश बी डैश, और आई पर यह इमेज जो बनाता है वो बीटा होता है। तो जो किसी सूक्ष्मदर्शी का या दूरदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, आवर्धन क्षमता बराबर होता है, पहले हम क्या करते थे, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, जबकि या इसे हम दर्शन कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन कोण, वस्तु का दर्शन कोण और प्रतिबिंब का दर्शन कोण। तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी होगी, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा, यानी m जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बीटा अपॉन अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब हम किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की आवर्धन क्षमताएं निकालने जा रहे हैं। तो जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं वो पहले ही दो प्रकार के हुआ करते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा होता है यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल का मतलब एक सिंगल लेंस, संयुक्त का मतलब एक से अधिक उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है? संयुक्त मतलब कई लेंसों का संयोजन कर देते हैं इसमें, तो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, वो करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। पहला है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक तरह का एकल या सिंगल उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका उपयोग हस्तरेखाओं को देखने में, किसी महीन चीज की का हमें अध्ययन करना है, या घड़ी का कोई जो रिस्ट वॉच होती है उसके जो पार्ट्स हैं उनको मैग्नीफाई करके देखना है, इन सब चीज़ों में सिंपल माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। अब जो बहुत छोटी बारीक यानी बैक्टीरिया टाइप में ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु ए बी है, बहुत छोटी वस्तु है, और इसके द्वारा नेत्र पर बना हुआ है अल्फा। कोई छोटी वस्तु को आप देखने के लिए कम से कम कहाँ टी पे रखोगे, 25 सेंटीमीटर। भाई दूर रखोगे, छोटी वस्तु को देखना है तो उसको पास रखोगे, अब बहुत पास भी नहीं रख सकते हो, 25 सेंटीमीटर के अंदर रख देंगे, तो कम से कम 25 पर रखोगे।
इसे दूर रखोगे नहीं क्योंकि वस्तु बहुत छोटी है, तो आप प्रयास करोगे कि कितना पास हम रख सकते हैं। अब इसके बाद अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका नेटवर्क बड़ा अल्फा है। अगर इस वस्तु को ये डी पर रखी है, अगर इस वस्तु को मैं आपके और समीप ले आता हूँ, पहले यहाँ तक मैं यहाँ ले आया, तो अब इस वस्तु का दर्शन कोण ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो ये वस्तु बड़ी दिखने लग गई। तो हमें लेंस की आवश्यकता क्यों है? बड़ी तो हो गई ना। तो लेंस की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अभी हमने इस वस्तु को डी के अंदर रखा हुआ है। डी के अंदर रखने पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से पीछे चला जाता है। तो बीच में कुछ लेंस वगैरह लगा करके कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है वो डी पर चला जाए या डी से पीछे चला जाए और वो हमको मैग्नीफाई होकर के बड़ा दिखने लग जाएगा। तो प्रतिबिंब जो है वो भी डी या डी से बाहर ही बनना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं आ रही? और डिफेक्ट की बात अलग है, नेत्र डिफेक्ट जो आई डिफेक्ट होता है उसमें अलग मामला होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करते हैं, वस्तु उतनी छोटी वही है, हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस ले लिया इस तरह से। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसके फोकस के अंदर मैंने उस वस्तु को रख दिया। अब ये वस्तु जो है हमारे नेत्र के और समीप आ गई, देखिए अब डी बने डी से भी अंदर आ गई, यानी फोकस के अंदर रख लेते हैं। एक प्रकाश की रोशनी समांतर जाएगी, दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जाएगी। यहाँ पर मैंने इसका फोकस की दूरी पर फोकस यहाँ पर से ले लिया मैंने, मैं देख रहा हूँ कि प्रकाश किरणें फैलती हुई चली जा रही है, फैलाव बढ़ रहा है, तो ये प्रकाश किरणें जब उनको डॉट डॉट करके पीछे जो बढ़ाते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं अवश्य मिलेंगी, सीधी लाइन स्केल से बनाएंगे, जहां पर ये मिलती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ये वस्तु है आपकी AB। तो ये प्रतिबिंब नेत्र मेरा यहीं पर, यही आई है, ये हमारा नेत्र है। जो लेंस और नेत्र होता है पास पास होता है, जैसे चश्मा होता है, समझ में आ रही बात? या कॉन्टैक्ट लेंस जो लोग लगाते हैं ना आँख में, जो आप कॉर्निया के ऊपर लगाया जाता है, तो यानी लेंस और नेत्र एक ही है, तो यही नेत्र यहीं से देखा जा रहा है। अब वस्तु तुम्हारे पास रख दी, पर इसका इफेक्ट मेरे नेत्र पे नहीं पड़ रहा, मुझको तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये डी या डी से बाहर चला गया, डी या यानी 25 सेंटीमीटर पर है या उससे बाहर कहीं पर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रतिबिंब का हमारे नेत्र पर जो कोण बन गया ये हो गया बीटा प्रतिबिंब का, और वस्तु का जो कोण बना वो अल्फा है। वस्तु जो पहले रखी गई थी वो थी डी पर, कहाँ थी? डी पर, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। ये वस्तु की दूरी हो गई -d, फोकस दूरी f है, और प्रतिबिंब की दूरी है वो हो गई आपकी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, लेंस की फोकस दूरी f है और प्लस f हो गई, ये भी इसका फोकस दूरी इसकी f ले लिया। और उत्तल लेंस है चूंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, तो ये इसका पूरा कहानी हो गया। लैंग्वेज से देंगे हमारा कोई f फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, इसके फोकस के अंदर किसी छोटी वस्तु को रखते हैं, उस लेंस को रखते हैं, फोकस के अंदर होने के कारण इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु की ओर ही, वस्तु से पीछे और आभासी, चूंकि सीधा है ना, आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। लेंस से प्रतिबिंब के नियम मैंने समझाया था, वहाँ पर वो चीज़ क्लियर कर दी थी। तो इस तरह से पूरा हमारे सामने पिक्चर क्लियर है। अब हमें निकालना है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता n बराबर बीटा पर अल्फा। छोटे
tan बीटा बीटा ही ले जा सकता है और tan अल्फा लगभग अल्फा भी ले सकते हैं। अतः m बराबर आ गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब हमें tan बीटा और tan अल्फा निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज a डैश b डैश o में, समकोण त्रिभुज a डैश b डैश o में समकोण त्रिभुज a डैश b डैश o में tan बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया, कौन सा लंब हो गया आपका a डैश b डैश और आधार क्या हो गया b डैश o बराबर a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस b लिख सकते हो। ओके, आधार हो गया माइनस b। क्या फिर अगर देखें तो ये लंब है, इसी तरह से ये भी लंब और ये भी तो आधार बन रहा है, तो क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ बी या tan बीटा बराबर हो गया ए बी अपॉन ओ बी, लंब ए बी बटे ओ बी यानी कि ए बी बटे माइनस बी। ओके, tan बीटा के दो मान होते हैं तो हम इस वैल्यू का ही उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल्स में भी और हर जगह इसी वैल्यू का उपयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम tan अल्फा निकालेंगे। तो tan अल्फा समकोण त्रिभुज ए बी ई में समकोण त्रिभुज, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों दिया जाएगा ए बी ई में tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। आधार बी ई लिख दूँ, जब माइनस बी लिखता होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये tan अल्फा हो गया। tan अल्फा और tan बीटा के मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब क्यों रखेंगे, ये रखता है तो कैंसिल आउट नहीं होते। अगर ये अल्फा और बीटा के मान ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, यूज उसका भी कर सकते हैं। इसमें कोई, ये तो मैकेनिक्स है भाई, कुछ भी कर सकते हैं आप। जो लीगल प्रोसेस है उस किसी भी लीगल प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। tan अल्फा और tan बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर tan अल्फा व tan बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर मैग्नीफाइंग पावर इसकी वैल्यू tan बीटा की वैल्यू tan का अपॉन tan है, तो tan बीटा की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन माइनस बी अपॉन tan अल्फा की वैल्यू है ए बी अपॉन माइनस डी। ए बी से भी कट जाएगा, एन बराबर डी ऊपर चला जाएगा और माइनस डी अपॉन माइनस डी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो फॉर्मूला आ गया डी अपॉन यू। समझ में आ गई बात करने जाएगी। कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि बी अपॉन यू ई, तो ये ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब है कि आई से, क्योंकि लेंस पर ही हमारा आई होता है, जो लेंस लगाते हैं आँख में चश्मा है तो लेंस और नेत्र और लेंस की दूरी नजर में होती है, तो यही नेत्र है हमारा, यही हम आँख में करके से देख रहे हैं। तो नेत्र से वस्तु की दूरी, तो आई से ऑब्जेक्ट की दूरी, तो यहाँ पर इसमें कहीं कहीं पर यू ई लिख दिया जाता है, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर तरीका है ये। क्योंकि एम की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, माइनस कर गया, यहाँ पर ये वैल्यू एम की क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन इस बात को दर्शाता है कि जो इमेज बना है वो आभासी है। आभासी होने का मतलब वो सीधा बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई। एम की वैल्यू जो मैग्नीफाई और पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो बिल्कुल इरेक्ट है, सीधा है और वर्चुअल होना ही होना है, आभासी तो होना ही है। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप इसमें हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और समझना होता है कि अगर प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब मुझे, मैंने क्या किया, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे पीछे करा, जब हम इसको आगे पीछे खिंचाएंगे तो इमेज की लोकेशन भी बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी। अब न्यूमेरिकल में एक कंडीशन आती है कभी कभी कि बताइए कहाँ पर सेट करें या क्या करें, समझ में आ रही बात, या मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी कि अंतिम प्रतिबिंब टी पर बन जाए, यानी स्पष्ट दृष्टि न्यूट्रल पर बन जाए,
दो कंडीशन आती है यहाँ पर, समझ में आ रही बात। तो उन दोनों कंडीशन को कैसे फॉलो कराएंगे ये ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा फॉर्मूला। तो कंडीशन होती है इसमें स्पष्ट, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसका मतलब है कि v की वैल्यू क्या हो जाए, इनफिनाइट हो जाए, अर्थात जो v है वो इनफिनाइट हो जाए, वह u है वो फिर f के बराबर हो जाएगा। भाई फोकस पर होगा तभी तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से क्या कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते, समझ में आ रही बात क्या, u की वैल्यू f ले लेंगे तो v/f हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/ ऑब्जेक्ट f पर है, तो यूँ कह दो कि u इधर हुआ है आपका और लेफ्ट साइड है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगी वैल्यू, तो u बराबर f हो जाएगा, या u v बराबर f। तो आई लेंस और इसके तो आई की फोकस आई लेंस, आई के पास जो लेंस है, आई के पास जो लेंस लेते हैं पास उसी फोकस में, तो ये u v बराबर f आ गया, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी, अगर मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा v/f लिख दो या केवल f लिख दो, दोनों चलेंगे। तो ये है अगर प्रतिबिंब अनंत पर होना चाहते हैं। दूसरा केस है यदि अंतिम प्रतिबिंब b पर बने, यानी स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बने। तो यार स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे किसका होगी, तो इसको आप थोड़ा पीछे ले जाओगे तो इधर आ जाएगा और b पर बन जाएगा। तो ये जो दूरी है u है ये बढ़ जाएगी, पर ये कहलाएगी तो u ही, इसकी जो सिग्निफिकेंट है उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, इसका मान बदल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो d/u ही लिखा जाएगा, केवल u की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पर u को अगर नहीं दे रखा है तो फोकस दूरी के बराबर लिखा जाएगा, जबकि इसको फोकस दूरी बराबर नहीं है, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, वो तो उस वस्तु के सेम साइड पर डिपेंड करेगा कि हम उसको d पर कैसे प्राप्त करें। तो ये जो भी था ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल नोटिफाई कमेंट बॉक्स। और इसके आगे हम लोग दोनों संयुक्त सूर्यदर्शी को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, विद कंडीशंस पढ़ेंगे, फिर टेलीस्कोप पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।